नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दियारू डॉट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टाइमलाइन एंड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 4। तो ये जो चैप्टर है क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर है, एनसीईआरटी का चैप्टर है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी जो आपकी आई है, तो इसके अकॉर्डिंग चैप्टर 4 है टाइमलाइन एंड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो बेसिकली क्या करा है इन्होंने, जितने भी आपके सोशल स्टडीज़ के यानी एसएसटी के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सभी एक ही बुक में जो है वो आपको दे रखे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम शुरुआत करने वाले हैं हिस्ट्री से। तो बेसिकली पहले जो 3 चैप्टर्स हैं वो आपके ज्योग्राफी के हैं, फिर जो 4th चैप्टर से जो है आपकी हिस्ट्री शुरू होती है। और हम क्या करने वाले हैं यहीं से हिस्ट्री चैप्टर 4। हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, ये टॉपिक 1 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये चैप्टर 4 है आपका। तो हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम जो है समझेंगे एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। तो हम चैप्टर शुरू करें इससे पहले आप सब लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जो भी नोटिफिकेशंस हैं न्यू वीडियोस की, जो भी अपलोडेड वीडियोस होंगी उनके जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंचते रहे। तो लेट्स स्टार्ट टाइमलाइन एंड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो जब हम टाइमलाइन की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं बात करते हैं क्रोनोलॉजी की कि कौन से टाइम पीरियड में क्या चीज़ हुई, कौन से टाइम पीरियड में जो है वो हमारी क्या चीज़ हुई। टाइम पीरियड की बात करते हैं, टाइम पीरियड की बात। और क्रोनोलॉजी का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में जो है हम इवेंट्स को जो है अरेंज करते हैं कि सबसे पहले ये चीज़ हुई, फिर उसके बाद ये चीज़ हुई। हम इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्रोनोलॉजी जो है हम बनाते हैं टाइम पीरियड के हिसाब से, या फिर हम बात करते हैं ईयर्स की बात करते हैं कि कौन से ईयर में क्या चीज़ हुई, कौन से ईयर में क्या बात हुई। फिर जब हम सोर्सेज की बात करते हैं, हिस्ट्री के सोर्सेज, इसका मतलब ये है कि जो हमारा इतिहास है, जो हमारी हिस्ट्री है, हमें उस हिस्ट्री का पता कैसे चलता है। तो वो कुछ सोर्सेज हैं। अब ऐसे तो हवा में तीर तो नहीं हम मार सकते कि हवा में हमने बता दिया कि हम पहले ऐसा था फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, नहीं, हमें सोर्सेज मिलते हैं, हमें सबूत मिलते हैं। तो वो सबूत कौन कौन से होंगे, या तो हमारा हो गया स्कल्पचर्स हो गए, स्कल्पचर्स हो सकते हैं, वो स्केलेटन हो सकते हैं, या फिगर्स हो सकती हैं, मूर्तियाँ जिसको हम कहते हैं मूर्तियाँ हो सकती हैं, या फिर जो है रिटर्न भी जो है वो किसी भी रिटर्न फॉर्म में भी वो हमारा हो सकता है, या फिर हमारे स्टोन्स हो गए, यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं। तो कहीं यहाँ ये सब जो हैं ये सोर्सेज हैं हिस्ट्री के, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो हैं इनसे हमें पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री क्या थी। कॉइन्स हो गए, कॉइन्स जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कॉइन्स का है कि कौन से कॉइन्स किस टाइम पीरियड के, कितने पुराने कॉइन्स हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी सोर्सेज हैं, जो भी हमारे सोर्सेज हैं उनको लैब में लेकर जाकर टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो कितने पुराने हैं और कितने नए हैं। तो हम समझ में आ गया कि टाइमलाइन और सोर्सेज का मतलब क्या है। तो हम शुरू करते हैं। हिस्ट्री इज़ एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड द पास्ट, बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे एंड द सोसाइटी ऑफ येस्टरडे। मतलब एक हिस्ट्री जो इतिहास है हमारा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो हमारा प्रेजेंट है और पास्ट है, जो आज हमारा है वो कल जाकर पास्ट बन जाएगा। जो आज है वो हमारा कल, जब हम फ्यूचर में नेक्स्ट डे स्टेप इन करेंगे तो जो हमारा आज का दिन है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पास्ट बन जाएगा। तो ये अनएंडिंग डायलॉग है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूसली ये होता ही रहता है, ये ख़त्म नहीं होता। ठीक है, हमारा जो प्रेजेंट है, जो हमारा आज है, वो नेक्स्ट डे जब होगा वो हमारा पास्ट बन जाएगा। बिटवीन सोसाइटी ऑफ टुडे एंड सोसाइटी ऑफ येस्टरडे, आज कौन सी सोसाइटीज़ हैं, पहले कौन सी सोसाइटीज़ थी, तो इनके बीच में भी जो है आज की सोसाइटी कहीं ना कहीं हमारी येस्टरडे की सोसाइटी ऑफ येस्टरडे ज़रूर बनेंगी। तो ये भी हमारा जो है कंटिन्यूसली जो है ये चलता रहता है, अनएंडिंग डायलॉग है।
वी कैन फुली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ पास्ट। हम आज को, हमारे जो प्रेजेंट है ये हम तभी समझ सकते हैं जब हमें हमारे पास्ट के बारे में हम अवेयर हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जो ये चैप्टर है टाइमलाइन एंड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये चैप्टर आपने कल या पहले आपने क्लास में पढ़ लिया होगा। ठीक है, क्लास में आपने पढ़ लिया ये चैप्टर। तो आज जब आप ये जो वीडियो देख रहे हैं तो ये हमारा जो हो गया प्रेजेंट हो गया। तो जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी इस चैप्टर के, आप अच्छे से समझ पाएंगे और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि जो हमारा पास्ट है वो, उससे कहीं ना कहीं जो हमारा प्रेजेंट है हम उसको बेहतर तरीके से जी सकते हैं। अब हमारी ये बात तो होगी टाइमलाइन एंड सोर्सेज की और ये अनएंडिंग डायलॉग की। तो जो भी हमारे पास सोर्सेज मिलते हैं, फॉर एग्जांपल हमें कॉइन्स मिले पुराने समय के, तो जब हमें कॉइन्स मिले, हमें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जब हमें मिली, तो अब क्वेश्चन आता है कि ये कॉइन्स गए तो गए कहाँ। अगर हमें कोई चीज़ मिली है तो उनका क्या करते हैं हम। अगर किसी भी हिस्टोरियन को या किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट को, किसी भी पर्सन को जो है सोर्सेज मिलते हैं, फॉर एग्जांपल कॉइन्स मिलते हैं, तो वो उन कॉइन्स का क्या करता है। एक तो हो गया टेस्ट करवा सकता है, लैब टेस्ट होंगे या जो भी है, लेकिन उनको कहाँ रखा जाएगा, क्या किया जाएगा उन कॉइन्स के साथ। तो उन कॉइन्स को हम जो है, जो भी हमारे सोर्सेज हैं, हम उनको क्या करते हैं, म्यूज़ियम्स में जो है हम उनको प्रिजर्व करते हैं। ये जो फ़ोटोज़ दिखा रखी है आपको, ये जो है फ़ोटो नेशनल म्यूज़ियम की है जो कि न्यू दिल्ली में है। सच म्यूज़ियम जो है प्रिजर्व करते हैं ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास से होते हैं, जैसे स्टैचूज़ हो गए, कॉइन्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गई, या जो भी हमें हमारी हिस्ट्री को समझने में जो मदद करते हैं, तो उनको हम म्यूज़ियम में रख देते हैं। सिर्फ यही म्यूज़ियम नहीं है, और भी बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं जहाँ पे जो है चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को प्रिजर्व किया जाता है। फिर क्वेश्चंस आते हैं कि हम हिस्टोरिकल टाइम को मेजर कैसे करते हैं। हम टाइम पीरियड को, हमें कैसे पता कि इतने टाइम पहले, इतने सालों पहले ये चीज़ हुई थी, वो टाइम को कैसे मेजर करते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि हमारे जो सोर्सेज हैं ये हमें कैसे मदद करते हैं कि हम हिस्ट्री को जो है समझ पाएँ, हिस्ट्री को जो अंडरस्टैंड कर पाएँ। फिर तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस लिव। जो बहुत पहले के जो ह्यूमंस हैं, आज तो देखो हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, हमने बिल्ड कर लिए हैं, लेकिन पहले टाइम पे ऐसा नहीं होता होगा, तो वो कैसे रहते होंगे जो हमारे अर्ली ह्यूमंस हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, माइंड में आते हैं, तो हम धीरे धीरे करके इन क्वेश्चंस को जो है क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में कैसे समझते हैं, तो ये पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द अर्लीस्ट मेमोरी यू कैन रिकलेक्ट। आप खुद की बात ले लीजिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप खुद की बात ले लीजिए, आपको सबसे पुरानी जो मेमोरी है वो क्या याद है कि आप जब 3 साल के थे या 4 साल के थे, आपने ऐसा क्या करा। एक मेमोरी हो जाती है ना कि कुछ खास करा, हम यहाँ घूमने गए थे, हमने ये चीज़ करी थी, तो वो आपकी अर्लीस्ट मेमोरी जो है वो क्या है। डू यू रिमेंबर कितने साल के थे उस टाइम पर आप। दोज मेमोरीज टुगेदर आर द पार्ट ऑफ योर पास्ट। वो सारी जो मेमोरीज हैं आपका पास्ट हुआ, कल बीता हुआ कल, मे बी गोइंग 5 और 6 ईयर्स बैक। हो सकता है 5 साल हो, 5 साल पुरानी बात हो, या 6 साल पुरानी बात हो, या कितने भी साल पुरानी बात हो सकती है। हाउ डू यू थिंक अंडरस्टैंडिंग द पास्ट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वर्ल्ड। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरीके से। यू विल डिस्कवर इन साइंस। हम साइंस में डिस्कवर करेंगे कि अर्थ हैज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। हम साइंटिफिक है थोड़ी बहुत चीज़ें, तो हम वहाँ पे डिस्कवर करेंगे जो हमारी हिस्ट्री है वो बहुत बहुत पुरानी है, अर्थ की जो हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री का जो मतलब है इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। हिस्ट्री जो हमारा इतिहास है वो एक स्टडी है ह्यूमन पास्ट की, ऑफ विच वी ह्यूमंस ऑक्यूपाई ओनली अ टाइनी पार्ट। मतलब बहुत छोटा सा पार्ट जो है वो हम
ह्यूमंस ऑक्यूपाई करते हैं हमारी पूरी हिस्ट्री का, या अर्थ की जितनी भी फॉर्मेशन हुई है, अर्थ की फॉर्मेशन के बाद जितना भी टाइम पीरियड हुआ, तो लेकिन ह्यूमंस का जो पार्ट है ना, उनका रोल जो है वो बहुत कम है और बहुत ताज़ा है, मतलब रीसेंट है, मोस्ट रीसेंट वन है। तो जब हम इस डायग्राम में देखते हैं, ये जो हमारी डायग्राम है, ये टेबल जो है, यहाँ पे हम समझते हैं कि जो स्काई ब्लू कलर है, वो बिलियन ईयर्स एगो बताता है। 1 बिलियन इज इक्वल्स टू 100 CR, यानी 100 करोड़ ईयर्स की बात बताता है। मिलियन ईयर्स एगो की जो ये ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू टेबल है, ये हमें मिलियन ईयर एगो की बात बताता है। और कुछ ही साल पहले जो घटित हुआ या कुछ भी फॉर्मेशन हुआ, कुछ भी फाइंड किया गया, तो वो ग्रीन से जो है आपको रिप्रेजेंट किया गया है। तो इससे क्या होगा, आपको समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बिलियन ईयर्स एगो की बात कर लेते हैं, यानी 4.54 बिलियन ईयर्स एगो जो है हमारी अर्थ जो है वो फॉर्म हो गई थी। फिर फर्स्ट सेल डिस्कवर किया गया, फिर एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो 2.33 बिलियन ईयर्स एगो हमें जो है वो देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जो है बैक्टीरियाज देखे गए, फिर स्पॉन्जेस एंड फंगाई देखे गए जब हम मिलियन ईयर एगो की बात करते हैं। फंगाई एंड स्पॉन्जेस देखे गए, फिर कोरल्स देखे गए, फिर फिश एंड वर्टिब्रेट्स जिनकी बैकबोन्स होती हैं, जिन भी एनिमल्स की जो बैकबोन्स होती हैं, फिश या वर्टिब्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर इंसेक्ट्स एंड एम्फीबियंस की बात करते हैं, इंसेक्ट्स एंड एम्फीबियंस देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद शार्क्स देखने को मिलती हैं, फिर रेप्टाइल्स या डायनासोर्स देखने को मिलते हैं, फिर बर्ड्स आती हैं, फिर मैमल्स, फिर फ्लावर्स एंड बीज। ठीक है। और आप ये एक बात और ध्यान से देखिए कि जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो फ्लावर्स एंड बीज, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, शार्क्स, ये फिश जो हैं, ये स्पॉन्जेस एंड फंगाई, बैक्टीरिया, ऑक्सीजन, फर्स्ट सेल, ये अभी तक तो यहाँ पे जो है अभी ह्यूमंस की जो एंट्री हुई ही नहीं है, तो हमारे ह्यूमंस जब धरती पे आए, जब ह्यूमंस होना शुरू हुए, उससे पहले ही ये सब चीज़ें जो है वो आ गई थी। फिर प्राइमेट्स, जब हम कुछ सालों बाद पहले की बात करते हैं तो प्राइमेट्स, फिर फायर डिस्कवर हुई, फिर होमो सेपियंस, फाइनली ह्यूमंस एंट्री लेते हैं। फिर राइटिंग्स, फिर जब ह्यूमंस आए, फिर कुछ सालों नहीं, बहुत सालों बाद जो है राइटिंग्स डिस्कवर हुई। राइटिंग्स यानी लोगों ने लिखना शुरू करा अराउंड 6500 ईयर्स एगो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है ये प्रोसेस हुआ है। कुछ चीज़ें आप याद रख लीजिएगा, अगर बाय चांस अगर आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत पड़ी, हम वैसे भी क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको जो है ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है। मैनी पीपल स्टडी हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, बहुत सारे लोग हैं जो इतिहास को पढ़ते हैं, अर्थ के इतिहास को, हिस्ट्री ऑफ अर्थ पढ़ते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो ट्रेंड होते हैं टू अनकवर द सीक्रेट्स लेफ्ट बीनीथ द अर्थ सरफेस, कुछ सीक्रेट्स को अनकवर करने, उन सीक्रेट्स को ढूंढने की क्षमता होती है कुछ लोगों में। ट्रेन किए जाते हैं वो लोग ताकि जो अर्थ के बीनीथ यानी अर्थ के निचले हिस्सों में, सरफेस में क्या कुछ है, कौन से राज दबे हुए हैं, उन राज को खोलने का, ओपन अप करने का एक ट्रेन किया जाता है कुछ लोगों को। एंड हेल्प अस लर्न अबाउट इट्स पास्ट, और वही लोग जो हैं वो डिस्कवर करते हैं, अनकवर करते हैं सीक्रेट्स, एंड फिर उनसे हमें जो है हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है। एंड ऑल्सो आर पास्ट, लर्न के अर्थ के पास्ट के बारे में भी और हमारे खुद के पास्ट के बारे में। तो हम ये फ़ोटो देखते हैं, सबसे पहले जियोलॉजिस्ट की बात की गई है, फिर पैलेंटोलॉजिस्ट की बात की गई है, फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं। अब ये क्या होते हैं ये हम पढ़ लेते हैं। जियोलॉजिस्ट की बात करते हैं। जियोलॉजिस्ट वो हो गए जो ज्योग्राफी, जो भी टॉपिक्स आपके ज्योग्राफी में होते हैं वो सारे जो डिस्कवर किए जाते हैं या ढूंढे जाते हैं, वो जियोलॉजिस्ट का काम होता है। स्टडी ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, फिजिकल फीचर्स अर्थ के हो गए, जैसे सॉइल हो गए, स्टोन्स हो गया, हिल्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गई, सीज हो गई, ओशंस हो गए, और कोई भी पार्ट हो गया अर्थ का
तो उनकी जो स्टडी करते हैं तो वो जियोलॉजिस्ट करते हैं। जितने भी आपके ज्योग्राफी के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं तो उनको जो है स्टडी करते हैं जियोलॉजिस्ट, ठीक है, इन सिंपल एंड इजी वर्ड। फिर पैलेंटियोलॉजिस्ट, ये जो हैं रिमेन्स की स्टडी करते हैं, चाहे वो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, फ्रॉम मिलियन ईयर्स एगो इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। ऑब्वियसली पुराने साल के जो पहले जो इंसान ख़त्म हो गए थे, मर गए थे, तो उनके फॉसिल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उन फॉसिल्स को पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है। बेसिकली वो रिमेन्स होते हैं, प्लांट्स के हो गए, एनिमल्स के हो गए या ह्यूमंस के हो गए, तो वो इनका काम है। फिर हम बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट की। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हो गए वो ह्यूमन सोसाइटीज़ को स्टडी करते हैं, ह्यूमन कल्चर्स को स्टडी करते हैं, सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स को स्टडी करते हैं पुराने टाइम में टू द प्रेजेंट, मतलब ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट। तो जो भी ह्यूमन सोसाइटी या कल्चर्स को स्टडी करते हैं उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। फिर आर्कियोलॉजिस्ट वो हो गए जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, कैसे डिग करते हैं, खुदाई करते हैं, रिमेन्स जो कि लोगों के रिमेन्स मिलते हैं, प्लांट्स के रिमेन्स मिलते हैं, एनिमल्स जो लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं, जैसे टूल्स मिल गए, पोर्ट्स मिल गए, बीड्स मिल गए, फिगराइंस मिल गई, टॉयज़ मिल गए, या कोई हड्डियाँ मिल गई या टीथ मिल गए एनिमल्स के या ह्यूमंस के, कोई भी बर्न्ट ग्रेन हो या पार्ट ऑफ हाउसेज हो, ब्रिक्स हो, ये जो काम है ये आर्कियोलॉजिस्ट का है। आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, जो भी पास्ट के जो रिमेन्स मिलते हैं, खुदाई करने पे जो रिमेन्स मिलते हैं पास्ट के, वो लोग हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, बीड्स, फिगर्स, टॉयज, बोन्स, हड्डियाँ, टीथ हो सकते हैं, दांत हो सकते हैं, जानवर के भी और इंसान के भी, या फिर कोई जला हुआ कुछ उनको मिल गया तो उनसे पता चल जाएगा। पार्ट्स ऑफ हाउसेस, ब्रिक्स जो है वो हमें पता चलते हैं, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट का है, ये स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आई होप आपको क्लियर हो कि जियोलॉजिस्ट क्या है, पैलेंटियोलॉजिस्ट क्या है, आर्थ्रोपोलॉजिस्ट का क्या काम है, आर्कियोलॉजिस्ट का क्या काम है। अब बात करते हैं कि टाइम मेजर क्या किया जाता है। इससे पहले हम ये बात पढ़ लेते हैं कि फॉसिल्स क्या होते हैं। इम्प्रेशंस ऑफ फुटप्रिंट्स के जो इम्प्रेशंस होते हैं या पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स दैट आर फाउंड प्रिजर्व्ड विद इन लेयर्स ऑफ सॉइल और रॉक्स। जैसे मैंने आपको बताया था, जो फॉसिल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो भी प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमंस हो जाते हैं, जब वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो सॉइल्स की या रॉक्स की लेयर्स में जो है प्रिजर्व हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो उनको क्या है, वो धीरे धीरे फॉसिल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या इंप्रेशंस हो सकते हैं, फुटप्रिंट्स के हो सकते हैं, या पार्ट्स ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स दैट आर फाउंड प्रिजर्व्ड विद इन लेयर्स ऑफ सॉइल और रॉक्स, ठीक है। हाउ इज़ टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। तो टाइम कैसे मेजर किया जाता है हिस्ट्री में। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं हर सोसाइटी का और कल्चर का, उनका अपना तरीका होता है मेजर करने का टाइम को। ईच सोसाइटी एंड कल्चर हैज़ हैड इट्स ओन वेज ऑफ मेजरिंग टाइम। वो कैसे, जैसे अब हमारे कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, जैसे टीचर्स डे हो गया, तो ये हमें पता है कि 5 सितंबर को ही होता है, ठीक है। लेकिन जब हम दिवाली की बात करते हैं तो ये हर साल इनकी जो डेट होती है, इस फेस्टिवल की जो डेट होती है वो चेंज होती रहती है, होली की डेट चेंज हो गई, या कोई फास्ट ऐसे होते हैं, या जैसे सावन का महीना हो गया, या राखी जो होती है, तो ये इनकी जो डेट्स होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क क्या है, दिवाली भी हर साल एक ही तारीख को होनी चाहिए थी, जैसे टीचर्स डे हर साल एक ही तारीख को होता है, तो ऐसा क्यों है। जो टीचर्स डे है, जो बेसिकली है, ये हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से डिसाइडेड है, लेकिन जो दिवाली है ये हमारे हिंदू कल्चर के जो टाइम पीरियड मेजर करने का तरीका है, उनका जो कैलेंडर है, उस हिसाब से जो है दिवाली की डेट्स जो है डिसाइड की जाती है, दिवाली की डेट जो है पता की जाती है, और फिर जो है ये हर साल जो है चेंज होती रहती है, ठीक है। मेजर इवेंट्स हो गए सच एज, कुछ कई जगहों पे जैसे कुछ मेजर इवेंट्स हो गए सच एज बर्थ ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन
or the start of rulers reign have often marked the beginning of the new era। जब हम न्यू एरा की बात करते हैं यानी डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम, और डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम जब हम न्यू एरा की बात करते हैं तो वो बिगिनिंग हो सकती है कोई मेजर इवेंट होते तब कि पुराने टाइम पे ऐसा होता होगा कि कोई पर्सन, किसी महान आत्मा या महात्मा का जो है वो जन्म हुआ, तब से हम जो है बिगनिंग कर देते हैं न्यू एरा की। या फिर किसी रूलर की जो है रेन, किसी रूलर की रेन के हिसाब से जो है उनकी जो नया रूलर जब आता है, ठीक है, गद्दी पे, या एक न्यू रूलर रूल करना शुरू कर देते हैं, तब उनकी जो स्टार्टिंग होती है तब वहाँ से हम न्यू एरा शुरू कर देते हैं। या फिर कुछ ऐसे मेजर जो इवेंट्स होते हैं उनको लेकर जो है न्यू जो बिगिनिंग, न्यू एरा जो है पीरियड, जो है न्यू पीरियड है वो शुरुआत करते हैं। पास्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आज के टाइम पे ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है, ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है ये बेसिक जो है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड कैलेंडर है। ये कॉमनली यूज है वर्ल्ड वाइड, साइड बाय साइड हिंदू, मुस्लिम, जूइश, चाइनीज एंड अदर कैलेंडर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग डेट्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड अदर ऑस्पिशियस इवेंट्स। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हो गया जिसमें 12 महीने होते हैं, यूजुअली 365 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, ये हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर हो गया। और हर 4 साल बाद जो है 366 डेज होते हैं जो कि लीप ईयर कहा जाता है। जिस साल में 366 डेज होंगे उनको लीप ईयर कहा जाता है। तो ये तो हमारा हो गया ग्रेगोरियन कैलेंडर हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ जब हमने बात करी कि टीचर्स डे 5 सितंबर को होता है हर साल, लेकिन दिवाली जो है वो चेंज होती रहती है, या ईद की जो डेट होती है वो भी चेंज होती रहती है कि ईद हर साल डिफरेंट डेट्स को जो है मनाई जाती है। तो ये जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ जो हमारे कल्चरल कैलेंडर्स हैं हम उनको भी फॉलो करते हैं साइड बाय साइड। जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम, जूइश, चाइनीज़, ये अपना कैलेंडर भी जो है फॉलो करते हैं। ग्रेगोरियन तो एक कॉमनली यूज्ड है, लेकिन साथ साथ में हिंदू कैलेंडर्स को भी, मुस्लिम कैलेंडर्स को भी, जूइश कैलेंडर को भी, चाइनीज़ या किसी और कैलेंडर जो अपने कल्चरल या रिलीजियस पर्सपेक्टिव में है वो अपनी अपनी जगह पे जो लोग हैं वो यूज़ करते रहते हैं, उनको भी फॉलो करते रहते हैं। और ये जो कैलेंडर्स हैं ये जैसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो गए, हमारे फेस्टिवल की डेट्स हो गई, तो उनको देखने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, या फिर कोई भी ऐसे ऑस्पिशियस इवेंट्स होते हैं उनको देखने के लिए जो है हम जो है हमारे कल्चरल कैलेंडर्स को जो है हम यूज़ करते हैं डिफरेंट कल्चर्स में। और ग्रेगोरियन कैलेंडर की एक और ख़ास बात जो है वो मैं बताना चाहूँगी। इसमें हमने देख लिया कि 12 महीने होते हैं, 365 डेज़ होते हैं, लीप ईयर होता है जो हर 4 साल बाद आता है। और जब हम सेंचुरी की बात करते हैं, सेंचुरी यानी 100 ईयर्स की जब बात करते हैं, जब कंप्लीट हो जाते हैं 100 ईयर्स, जो 100 पीरियड का टाइम, 100 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है, तो वो कैसे लीप ईयर का हमें पता चलेगा। जब भी कोई भी सेंचुरी होती है, सेंचुरी ईयर होता है, तब वो लीप ईयर तभी होगा अगर वो 400 का मल्टीपल होगा, यानी वो 400 से परफेक्टली डिवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात कर लेते हैं, सपोज ईयर 2000 डिवाइडेड बाय 400, तो ये कट हो गए, तो 5 जो है ये परफेक्ट हमारा मल्टीपल निकला, 2400 का परफेक्ट मल्टीपल, यानी आंसर जो है पॉइंट्स में नहीं आ रहा, पॉइंट्स में नहीं आ रहा आंसर, परफेक्ट मल्टीपल हो गया। तो ये जो है, ये जो ईयर था ये हमारा लीप ईयर होगा। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं 2024 की बात कर लेते हैं, तो ये जो है, तो इसको जब हम कट करेंगे तो आंसर तकरीबन 5.06 के अराउंड आएगा। तो ये देखो इसका आंसर पॉइंट्स में आ रहा है, तो ये जो है लीप ईयर नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आया लीप ईयर जो है सेंचुरी की जब हम बात करते हैं। अगेन हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 100 ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो 2000 तो देखो हमारा लीप ईयर था ही। अब इसके बाद सेंचुरी की बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये हो गया, तो
तो इसका आंसर आएगा 5.2। तो ये भी जो है हमारा लीप ईयर नहीं होगा। ईयर 2100 जो होगा ये हमारा लीप ईयर नहीं होगा। तो इससे हम जो है समझ पाते हैं कि एवरी 400 ईयर्स के बाद, बेसिकली 400 ईयर्स के बाद जो है लीप ईयर आता है। वो सेंचुरी जो होती है, 4th सेंचुरी जो होगी वो लीप ईयर में होगी। इन द वेस्ट, जब हम वेस्ट की बात करते हैं, द कन्वेंशनल ईयर फॉर जीसस क्राइस्ट बर्थ हैज जनरली बीन टेकन टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस कैलेंडर। अब ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है इसकी शुरुआत कब हुई थी? जब जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ था, तो तब से जो है कैलेंडर की जो है शुरुआत हो चुकी थी। जब ईयर्स आर काउंटेड फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड यूज्ड टू बी मार्क्ड एज एडी, तब वहाँ से जब जीसस क्राइस्ट का सपोज बर्थ यहाँ पे हुआ, तो इससे आगे जितने भी ईयर्स होंगे उनको हम एडी लिख कर कहेंगे। एडी यानी इसकी फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी इसकी फुल फॉर्म है। ये एक एब्रीविएशन है लैटिन फ्रेज की दैट रेफर्स टू द ईयर्स आफ्टर जीसस बर्थ। However, this is now called the common era. अब पहले तो हम AD लगाते थे, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जितने भी ईयर्स हो गए उसके आगे हम AD लगाते थे, लेकिन अब हम कॉमन एरा यानी CE लगाते हैं across the world. For example, 1947, the year India gained independence can be written as 1947 AD. For example, मेरा बर्थ हुआ 2001 में, तो मैं क्या लगाऊंगी? 2001 AD, या फिर अब प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग 2000 CE। ठीक है, 2001 CE। तो ये जो है इस तरीके से लिखा जाता है। Similarly, the years before the conventional date for the birth of Jesus are counted backwards and used to be marked as BC यानी before Christ। अब जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, इससे पहले, इसके बाद जो भी टाइम पीरियड हुआ उसको हम AD या CE लगाते थे उन टाइम पीरियड के आगे, लेकिन इनसे पहले जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले हम BC लगाते थे यानी बिफोर क्राइस्ट, और आज हम लगाते हैं या फिर हम BCE लगाते हैं। ठीक है, दे आर नाउ कॉल्ड बिफोर कॉमन एरा और BCE। फॉर एग्जाम्पल 560 BCE इज एन अप्रोक्सीमेट ईयर ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का बर्थ कब हुआ? 560 BCE में। ठीक है, BCE यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले 560 ईयर्स पहले जो है गौतम बुद्ध का जो है जन्म हुआ। whom we will meet in chapter 7। चैप्टर 7 में जो है इनकी बात की जाएगी, इनके बारे में जाना जाएगा। ठीक है, ऑस्पिशियस, अब यहाँ पे जो है ऑस्पिशियस वर्ड आया था, इसका मतलब देख लेते हैं। फेवरेबल और ब्रिंगिंग लक, और फॉर इंस्टेंस एन ऑस्पिशियस बिगनिंग। कोई भी ऐसी फेवरेबल या फिर लक को जो हम लेकर आते हैं, या कुछ खास दिन होता है, फॉर इंस्टेंस एन ऑस्पिशियस बिगनिंग, किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं या कुछ भी होता है तो हम उसको ऑस्पिशियस कहते हैं। तो मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, सपोज़ ये टाइमलाइन है, यहाँ पे जो है जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। अब इसके बाद सपोज़ 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो हम इसको या तो लगाएंगे कॉमन एरा लिखेंगे या फिर हम AD लिखेंगे। ठीक है, कहीं पे आपको AD लिखा मिल जाएगा, कहीं पे आपको कॉमन एरा लिखा हुआ मिल जाएगा। अब मेरा बर्थ 2001 में हुआ, तो मैं यहाँ पे 2001 CE या फिर 2001 AD लिखूंगी। ये बात होगी फॉरवर्ड की। अब बैकवर्ड की जब हम बात करते हैं, सपोज गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ 560 साल पहले हुआ, तो बिफोर कॉमन एरा, तो हम उनको ऐसे लिखेंगे। फिर उससे पहले अगर कुछ होता है, सपोज 700 ईयर्स पहले, तो BCE लिखा जाएगा। अब एक बात
ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम फॉरवर्ड जाते हैं तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, लेकिन जब हम बैकवर्ड जाते हैं तो बैकवर्ड से जब हम इस तरफ आते हैं तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर से आते हैं। डिक्रीजिंग यानी जितना पुराना साल उतने ज़्यादा नंबर होंगे, ठीक है। जितना पुराना ईयर, जितना ज़्यादा ईयर, बड़ा नंबर होगा ईयर में, उतना वो पुराना होगा। तो हम यहाँ पे जो है इंक्रीजिंग की तरफ जाएंगे, यहाँ पे जो है डिक्रीजिंग की तरफ जाएंगे। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 40,000 BCE में जो है हमारा फर्स्ट एग्जांपल मिलती है रॉक आर्ट की वर्ल्ड में। फिर उसके बाद आइस एज शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सच कैलकुलेशंस आर सिंपल। ये सब कैलकुलेट करना बड़ा इजी है, बट देयर इज़ अ कैच। अब एक ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली ये है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में कोई भी ज़ीरो ईयर नहीं है। वैसे तो देखा जाए जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ तो वो ज़ीरो माना जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, वो 1 माना गया है, ईयर 1। तो ईयर 0 जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता। ग्रेगोरियन कैलेंडर में ईयर 0 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ तो दैट वाज द ईयर 1। तो अब हमें कंफ्यूज नहीं होना, अब हमें जो है कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे फिर से हम समझ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, यहाँ पे ईयर 1 हुआ, तो इसके बाद जो होगा ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड सो ऑन। अब पीछे भी ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो सिंपल सी बात की गई है, द ईयर 1 CE वो फॉलोज इमीडिएटली द ईयर 1 BCE। Draw a simple timeline marking every year from 2 BCE to 2 CE. You will see that because of the absence of year 0, only 3 years have been passed between those two dates. सिर्फ 3 साल हुए। For example, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है जी सपोज यहाँ पे 0 है, फिर 1, फिर 2, 1 एंड 2। तो यहाँ पे कितने ईयर्स हो गए? 1, 2, 3 एंड 4 ये हो गए। लेकिन जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है तो 0 जैसा कुछ नहीं था, ये कट हो जाएगा। तो हम बात करेंगे 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 2। तो यहाँ पे देखेंगे 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे 0 तो हम काउंट ही नहीं करते ना, 0 ईयर्स हैज़ नथिंग। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि 3 ईयर्स की बात हो रही है। यहाँ पे जहाँ पे 4 ईयर की बात हो रही है, यहाँ पे जब हम जीसस क्राइस्ट के ईयर को जब हम 1 काउंट करते हैं तो हम 3 ईयर्स की बात करें। तो बेसिकली क्या करना है, सपोज कोई भी हम ईयर की बात कर रहे हैं, कैलकुलेट करना है टोटल, तो हम जितना भी टोटल करेंगे, टोटल ईयर्स काउंट करेंगे, उसमें से माइनस कर देना है 1 को, क्योंकि यहाँ पे 0 जो है ये हम काउंट नहीं कर रहे हैं, टोटल 1 माइनस कर देंगे। So to calculate the number of years between BCE before common era date and common era date, you should add them but subtract 1। दोनों को ऐड करके, दोनों साइड्स को ऐड करके हम 1 से जो है माइनस कर देंगे। इन द अबव केस 2 + 2 - 1 दैट इज 3। 2 + 2 - 1 दैट इज 3। तो ये तो मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया था, ऊपर जो टेबल था उससे जो है मैंने बहुत सिंपल वे में समझा दिया था कि 3 कैसे आएगा। प्रैक्टिस अ फ्यू एग्जाम्पल विद योर क्लासमेट्स। फॉर एग्जाम्पल, टू रिटर्न टू द क्वेश्चन अबव अबाउट द बुद्धा, सपोज वी आर नाउ इन द ईयर 2024 कॉमन एरा, देन द बुद्धा वॉज बोर्न इन 560 बिफोर कॉमन एरा। सपोज ये ईयर 1 है, हम यहाँ पे हैं 2024 ईयर में, और यहाँ पे जो बुद्धा का बर्थ हुआ था 460 ईयर्स पहले हुआ था। जब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2024 इनको ऐड कर लेते हैं, देन वी गेट 2584, हमें ये मिलता है। ये टोटल ईयर्स हो गए, लेकिन हम -1 कर देंगे तो हमें आ जाएगा 2583 ईयर्स एगो, ठीक है।
फिर आइस से एज आई, फिर फर्स्ट सेटलमेंट हुई, बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बिगिन होना शुरू हुआ। फिर जब हम बात करते हैं, फिर पोट्री जो है ये इंट्रोड्यूस हुई, फिर कॉपर मिला, कॉपर मिलने से पहले जो है मेसोपोटामियन जो सिटी है ये मिली, फिर हमने कॉपर देखा, फिर हमने इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन देखी, फिर इसके बाद हमने देखा बर्थ ऑफ बुद्धा देखा, फिर बर्थ ऑफ जीसस हुआ, इनसे पहले ही अशोका देखा गया, ठीक है, अशोका। देन उसके बाद हम 2000 सी, यानी हम यहाँ पे हैं, ठीक है, 21st सेंचुरी में बेसिकली हम। जब हम टाइमलाइन की बात करते हैं, इज अ कन्वीनियंट टूल टू मार्क सच इवेंट्स। टाइमलाइन एक कन्वीनियंट टूल है जिससे हम इवेंट्स को मार्क कर सकते हैं, एज इट शोज अ सीक्वेंस ऑफ डेट्स, डेट्स की सीक्वेंस, जैसे हमने बात करी थी, इवेंट्स जो कवर किए जाते हैं पर्टिकुलर पीरियड में। इट रन्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी टू द प्रेजेंट, बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी यानी पास्ट से प्रेजेंट की तरफ, यानी क्रोनोलॉजी की जब हम बात करते हैं, क्रोनोलॉजी के हिसाब से जो है उनको अरेंज किया जाता है, विद अ फ्यू इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स, नोट दैट द डॉटेड पोर्शन मार्क्स अ स्किप्ड पीरियड, अदरवाइज दिस टाइमलाइन वुड हैव टू बी ऑलमोस्ट 3 मीटर लॉन्ग। अब जब भी हम टाइमलाइन की बात करते हैं, ये जो टाइमलाइन है ये देखो इतना ईयर खाली, फिर यहाँ पे फिर 560 BC की बात हुई, फिर यहाँ पे जीसस क्राइस्ट की बात हुई, फिर यहाँ पे गैप आ गया, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारा फ्यूचर हो गया। जो ये गैप है हम फील कर सकते हैं, कोई ना कोई इवेंट हुआ होगा, कुछ ऐसा मेजर हुआ, लेकिन हम जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं, हाईलाइट जो चीज़ें हैं उन्हीं को जो है हम लेते हैं, उनको ही कंसीडर करते हैं, वरना ये जो टाइमलाइन है ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसको शॉर्ट करने के लिए, प्रिसाइज करने के लिए और इजी टू रिमेंबर करने के लिए हम इसको बहुत शॉर्टेड और बहुत जो हमें कैची होते हैं इवेंट्स, उन्हीं को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं टाइमलाइन में। A timeline also helps in understanding the order in which historical events take. यहाँ पे क्रोनोलॉजी की बात हो रही है, ऑर्डर यानी पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। जैसे पहले जो है हमारे गौतम बुद्ध जी का बर्थ हुआ, फिर जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, फिर उसके बाद सो ऑन, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, इवन विदाउट लुकिंग एट द डेट्स यू कैन नाउ सी दैट द बर्थ ऑफ बुद्धा अकर्स बिफोर द जीसस क्राइस्ट, जीसस के पहले। अब जब हम ये टाइमलाइन देख रहे हैं तो हमें पता है कि बुद्धा जी का, गौतम बुद्ध जी का जो बर्थ है वो जीसस क्राइस्ट के, जीसस के बर्थ के पहले ही उनका बर्थ हो गया था, ये हमें आइडिया हो गया है। डू नॉट मिस आउट along with the year and a decade, we often use other terms to understand longer duration of times. Two of these are quite commonly used. हम years या decades की बात नहीं करेंगे, हम centuries की बात, century यानी every 100 years, 100 साल, period of 100 years को कहते हैं century. इन हिस्ट्री स्पेसिफिक सेंचुरीज आर काउंटेड एवरी 100 ईयर्स, ठीक है। हिस्ट्री में स्पेसिफिक जब हम सेंचुरी की बात करेंगे मतलब 100 साल की बात करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 1 CE, तो हम जाएंगे 100 CE की तरफ, ठीक है, 100 CE की तरफ, ठीक है, विच रन्स फ्रॉम 2001 एंड जब हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं तब हम बात करें 2001 टू 2100, ये हम इन ईयर्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब बात कर लेते हैं, सपोज 101 से कहाँ तक जाएंगे हम, 200 तक जाएंगे, 201 से जाएंगे 300 तक, यानी हम एवरी 100 ईयर्स तक ये 100 ईयर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर बात करते हैं कि द सेंचुरीज BCE आर कैलकुलेटेड बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर 1 BCE एंड कीप गोइंग इन द टाइम। यहाँ पे हम फिर समझ लेते हैं टेबल के हिसाब से, तो यहाँ पे अगर 1 है तो जब हम सेंचुरी की बात करेंगे तो हम यहाँ पे 100 ईयर्स 1 से 100 तक की बात करेंगे, तो हम लिखेंगे क्या 1 से 100, ठीक है, ईयर 1 से 100 ईयर तक। लेकिन जब हम बिफोर कॉमन एरा की बात करते हैं, ये CE की बात है कॉमन एरा की, जब हम बिफोर कॉमन एरा की बात कर रहे हैं तो सपोज यहाँ पे 100 है तो हम क्या लिखेंगे 100 to 1 BCE, ठीक है, हम ये लिखेंगे 100 से 1 BCE, यहाँ पे 1 से 100 CE, सिंपल, क्लियर। फिर बात आती है मिलेनियम, मिलेनियम की क्या होती है 1000 पीरियड, जैसे सेंचुरी में 100 होता है, मिलेनियम में 1000 होता है। इन हिस्ट्री अब स्पेसिफिकली हम देख लेते हैं दोबारा से, यहीं पे बना लेती हूँ मैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1000 है, तो कॉमन एरा में हम क्या लिखेंगे 1 से 1000 और बिफोर कॉमन एरा में लिखेंगे 1000 से 1 तक, क्योंकि हम जाते ही राइट वर्ड है,
हम राइट वर्ड ही जाते हैं। जब भी हम कोई ईयर लिखेंगे, दोनों ईयर को कंपेयर करेंगे तो हम राइट वर्ड ही जाएंगे दोनों केसेस में। बस ये ध्यान रखने वाला, यहाँ पे जो है हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यहाँ पे जो है 0 के बाद यानी 1 के बाद जो है हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये हमें देखने को मिल गया। 2001 से हम 3000 तक जाएंगे, 2001 से हम 3000 तक जाएंगे। As with centuries, millenniums BCE are calculated beginning from the 1 BCE and go backward. So the ठीक है, ये हमने देख लिया। In timeline given pages 62 and 63 can you, ये भी हमारा हो गया। अब बात देखने वाली है कि प्लूरल, जो इंग्लिश प्लूरल ऑफ मिलेनियम को हम मिलेनियम्स भी कहते हैं, मिलेनिया भी कहते हैं, दोनों ही ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लोर करने की बात है, यहाँ पे क्रिएट टाइमलाइन स्ट्रेचिंग फ्रॉम 1900 CE टू सेंचुरी ईयर एंड प्लेस द डेट्स ऑफ बर्थ ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड योरसेल्फ। अब 1900 CE से जो है टू द करंट ईयर जो है और प्लेस, ये हमें टाइमलाइन बनानी है कि यहाँ पे 1900 जो है कॉमन एरा है। तो सपोज मेरा बर्थ 2001 में हुआ है, लेकिन मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स का, जो मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनका 1856 में बर्थ हुआ था फॉर एग्जांपल। तो ऐसे टाइमलाइन बनानी है। मेरे पेरेंट्स का बर्थ हुआ था 1990s में, तो ये मेरे को इस तरीके से जो है टाइमलाइन बनानी है। आपको भी ये जो है टाइमलाइन बनानी है, तो इससे आपको समझ में आएगा। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आप लोग ये टाइमलाइन बनाओगे तो ये याद रखना है, कॉमन एरा लिखना मत भूलना, बिफोर कॉमन एरा लिखना मत भूलना। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया, आपने लिख दिया, ठीक है, सपोज 560 लिख दिया, गौतम बुद्ध का जब बर्थ हुआ 560, ठीक है, ये लिख दिया, लेकिन आपने ये मेंशन ही नहीं करा कि बिफोर कॉमन एरा, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, यू विल लूज मार्क्स। डू यू नो हाउ कैलेंडर्स हैव बीन ट्रेडिशनली मेड इन इंडिया? अब इंडिया में कैसे ट्रेडिशनली कैलेंडर्स बनते हैं? मैनी इंडियन कैलेंडर्स रिलाई ऑन द पोजीशंस ऑफ सन एंड मून। जब हम इंडियन कैलेंडर्स की बात करते हैं तो सन की पोजीशन क्या है, मून की पोजीशन क्या है, टू डिफाइन कि मंथ ऑफ द ईयर कौन सा है। अब पंचांगना इज अ बुक ऑफ टेबल्स विच लिस्ट द डेज ऑफ ईच मंथ। हर दिन को वहाँ पे मेंशन किया गया है। एक बुक है, पंचांगना नाम है जिसका, वो बुक है, टेबल्स की बुक है, जहाँ पे दिन, हर महीने के जो दिन है उनको मेंशन किया गया है, लिस्ट किया गया है, अलॉन्ग विद द रिलेटेड एस्ट्रोनॉमिकल डाटा के हिसाब से। फॉर इंस्टेंस इट प्रिसाइसली प्रिडिक्ट्स इवेंट्स लाइक सोलर और लूनर, यानी सूरज या जब भी हमारे चंद्र के जो इक्लिप्सेस होते हैं, टाइम्स फॉर सनराइज या सनसेट के जो टाइम्स होते हैं, ये इन सब चीज़ों को जो प्रिसाइसली जो है प्रिडिक्ट किया गया है। पंचांगनास still widely used in India, often also give weather predictions for the year, dates and timings of the festival and more. अब दिवाली जो हुई है तो कौन सी डेट को होगी, या रक्षाबंधन कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाएगा, या होली कौन सी डेट को होगी, तो वो पंचांगनास, यहाँ से जो है हमें टाइमिंग्स या डेट्स जो है वो हमें मिलती है। हम कई बार देखते हैं कि ये शुभ मुहूर्त है, हमने सुना होगा हमारे बड़े जो कहते हैं ये शुभ मुहूर्त है, ये अच्छा नहीं है, ये अभी कोई चीज़ नहीं खरीदनी है ना, इस दिन ये नहीं खरीदना, तो ये क्यों, कहाँ से पता चलता है? ये यहाँ से पता चलता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम सोर्सेज पढ़ेंगे हिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस टॉपिक जितना हमने आज पढ़ा है, अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है, आप चाहते हैं कि कुछ और इलेबोरेट करके मैं आपको समझाऊं, तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं उस पर अलग से आपके डाउट्स पे जो भी अलग से वीडियो मैं बता दूंगी, या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वो डाउट्स हैं वो क्लियर कर लेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। थैंक यू।